नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम वेब डिजाइनिंग का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हल कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा प्रश्न क्या है, कौन सी सीएसएस की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ हमें देखना है कौन सी सीएसएस की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों। तो कौन सी वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है सीएसएस की दोस्तों। तो आपको ये देखिएगा जैसे बैकग्राउंड डैश इमेज है और जो है आपकी बैकग्राउंड डैश कलर है और बैकग्राउंड डैश पोजीशन है और आपका बैकग्राउंड डैश इटरेट है। ये सब आपकी क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं, क्या सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको ये छांटना पड़ेगा कौन सी नहीं होती। तो दोस्तों क्या होता है, बैकग्राउंड डैश इटरेट, ये हमारा डी विकल्प है। क्या है, डी विकल्प है। आप देखेंगे हमारा डी विकल्प है, बैकग्राउंड डैश इटरेट, ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं होती है। कौन सी है, बैकग्राउंड डैश इटरेट। यहाँ हमारे ये डी विकल्प है, बैकग्राउंड डैश इटरेट, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि बैकग्राउंड डैश इमेज भी एक प्रॉपर्टी है, इससे इमेज लग जाती है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड डैश पोजीशन, इससे क्या होता है, इस प्रॉपर्टी से हम इमेज की पोजीशन सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड डैश कलर, इससे हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे प्रॉपर्टीज। यहाँ प्रश्न जो बनता है प्रॉपर्टी से ही प्रश्न बनता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न क्या है, W3.CS के बारे में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, तो देखिएगा दोस्तों इसमें क्या है, W3.CSS क्या है, इसमें जो हमारा डी विकल्प होगा W3.CSS मानक CSS नहीं है। क्या है, मानक CSS नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। जबकि W3CSS क्या है, CSS का ही एक सुधरा हुआ रूप है। अब आप देखेंगे जब हम W3CSS की फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं तो हम क्या लगाते हैं दोस्तों, हम क्या लगाते हैं, हम लिंक REL टैग का यूज करते हैं। और लिंक REL किस लिए प्रयोग होता है आपको पता होगा, लिंक REL एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए प्रयोग होता है। तो W3.CSS भी एक CSS का ही प्रकार है। तो अगर ये होता W3.CSS एक मानक CSS है तो ये बात सही होती, लेकिन इसने पूछा कौन सी बात सही नहीं है, तो डी बात होगी हमारी। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये सब याद रखने पड़ेंगे। और प्रॉपर्टीज तो बेसिकली आपको सीएसएस में याद करनी ही पड़ेंगी, बिना प्रॉपर्टी के आप प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट में टेक्स्ट को पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी इंडेंट करने की अनुमति देती है। तो देखिए दोस्तों, इंडेंटेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, टेक्स्ट डैश इंडेंट। ये इंडेंटेशन के लिए होती है, टेक्स्ट को इंडेंट करने मतलब आगे पीछे करने के लिए होती है फर्स्ट लाइन को। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा ये नहीं होती, बाकी इनवैलिड है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी हमारी इंडेंट करने की अनुमति देती है, इंडेंट मतलब आगे पीछे होता है। देखिएगा अगला है, इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें। तो कौन सी इनवैलिड HTML की इवेंट है दोस्तों, कौन सी इवेंट है HTML की। तो देखिएगा बाकी सब जैसे कि अब आप देखेंगे ऐसे, ये अनलोड इवेंट क्या होती है, इनवैलिड होती है। बाकी लोड, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, ये सब हमारी इवेंट्स होती हैं, किसकी, HTML इवेंट्स होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला हमारा प्रश्न है, W3.CSS निम्नलिखित बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता है। तो कौन सी इसमें बॉर्डर क्लास नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी बॉर्डर क्लास इसमें नहीं होती है, तो देखिएगा सभी बॉर्डर क्लास होती हैं। और इसमें यहाँ कौन सी बॉर्डर क्लास नहीं होती है, ये बात आप याद रखना पड़ेगा, ये वाली DW3 बॉर्डर डैश गटर, ये नहीं होती। बाकी बॉर्डर टॉप से टॉप पे लग जाता है बॉर्डर, बॉर्डर राइट से राइट में बॉर्डर लगता है, बॉर्डर बॉटम से बॉटम में बॉर्डर लगता है। तो ये बात आपको प्रॉपर्टीज सब आपको लिखवाई गई हैं, ये बात सब आप याद रखोगे। हमारी W3CSS की एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको उससे अंदाजा आ जाएगा। अगला हम देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा, HTML5 में माननीय नए इनपुट टैग की पहचान करें। तो कौन सा हमारा माननीय इनपुट टैग होता है, तो कौन सा टैग होता है, देखिएगा HTML5 में नया टैग ईमेल जोड़ा गया है। ये बात आप याद रखें, कौन सा टैग है हमारा, ईमेल टैग होता है, नया टैग जोड़ा गया है HTML5 में। और HTML5 में हेडर, फुटर और ऑडियो वीडियो, ये सब नए टैग हमारे जोड़े गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों।
साथ में भी देख लेते हैं। इसी ये 8वां प्रश्न आपके सामने आ रखा है, तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाइपर टेक्स्ट है। तो हाइपर टेक्स्ट दोस्तों क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट होता है हमारा टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट वो होता है जो दूसरे टेक्स्ट को लिंक देता है, लिंक में हम क्लिक करके कहीं जा सके। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? प्रश्न 7वां देख लेते हैं, क्या है? किसी which tag is used to render and represent an independent piece of content of a document। कौन सा टैग एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्स के पीस को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्स के पेज को? तो ये होता है आपका आर्टिकल टैग। ये एक पेज में, ये HTML5 में नया टैग दिया गया है जो छोटे से पार्ट्स को दर्शाएगा, आर्टिकल टैग। ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा दोस्तों क्या प्रश्न है? 9वां प्रश्न ही देख लेते हैं। Which comparison operator is used to find the equality type as well as content between two variables। तो कौन सा ऑपरेटर इक्वलिटी को देखेगा और कंटेंट को भी देखेगा, कंटेंट को भी देखेगा। तो ये इक्वलिटी और कंटेंट के लिए ये 3 इक्वल टू होते हैं। अगर ये 2 इक्वल टू होते हैं तो ये केवल ये चेक करते हैं कि वो इसके इक्वल है कि नहीं है। लेकिन अब ये कह रहा है कि कंटेंट की टाइप को भी देखना है। तो कंटेंट की टाइप को देखने के लिए ये 3 इक्वलिटी ऑपरेटर होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये जावा स्क्रिप्ट में प्रयोग होते हैं। 3 ऑपरेटर, 3 बार इक्वल टू हम बनाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम देख लेते हैं, क्या है? अगला हमारा प्रश्न है, देखिए दोस्तों, इनमें से कौन एंगुलर जीएस के लिए मान्य कथन नहीं है? तो कौन एंगुलर जीएस के लिए मान्य कथन नहीं है? तो क्या है? देखिएगा, ये बात भी सही है एंगुलर जीएस के लिए कि ये जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, सही है। स्क्रिप्ट टैग यूज होता है, ये भी सही है। तो ये वाली बात गलत है। इसमें कौन सी वाली बात गलत है? इसमें ये सी वाली बात गलत है। ये सी का एक फ्रेमवर्क, सी लैंग्वेज में लिखा एक फ्रेमवर्क है, ये गलत है। जावा स्क्रिप्ट एंगुलर जीएस सी भाषा में बनाया गया फ्रेमवर्क है, ये गलत है। एक वेब फ्रेमवर्क है और वेब लैंग्वेज में ही इसको बनाया गया है। देखो 13वां प्रश्न भी आपके सामने, 13वां देख लेते हैं, क्या है? जावा स्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? मतलब जो घात के लिए प्रयोग होता है, तो ये डबल स्टार होता है। डबल स्टार से हम क्या कर सकते हैं? पावर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है जावा स्क्रिप्ट में। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या है? W3 डॉट टेबलों के लिए निम्न क्लास प्रदान करता है। तो W3 डॉट टेबल ये क्या है? W3 टेबल के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता है। मतलब जो W3 में जो टेबल बनती है, कौन सी क्लास नहीं होती है, ये हमने देखना है। तो कौन सी नहीं होती है? तो ये देखिएगा, ये W3 स्ट्राइप नहीं होती, बाकी सब होती है टेबल के लिए। स्ट्रिप्ड भी होती है, W3 बॉर्डर भी होता है, बॉर्डर्ड भी होता है, स्ट्राइप कोई क्लास नहीं होती। यहाँ ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि कौन किसके लिए कौन सी क्लास होती है, कौन सी नहीं होती है। अब यही देख लेते हैं। आपको 14 क्वेश्चन भी आपके सामने है। 14 क्वेश्चन क्या है? नेविगेशन लिंक का एक सेट टैग का उपयोग करके परिभाषित किया गया है। तो नेविगेशन लिंक का एक टैग कौन सा जो है परिभाषित किया गया है, देखिएगा, देख लेते हैं। इसके लिए कौन सा है टैग हमारा? नैव टैग इसके लिए प्रयोग होता है। नैव, नैव क्या है? नेविगेशन के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नोटपैड में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है? देख लेते हैं, नोटपैड में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है। तो देखिएगा, ये हमारा इसका प्रश्न क्या है? ए और सी है। नोटपैड में क्या है हमारा? नोटपैड में ए और सी यानी डी विकल्प है। नोटपैड में हमारा कौन सा कन्वर्टर मौजूद है? तो नोटपैड आपका दोनों प्रकार के कन्वर्टर को सपोर्ट करेगा, ASCII टू हेक्स और हेक्स टू ASCII। दैट मीन्स ASCII कोड क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और हेक्स क्या होता है? हेक्साडेसिमल। तो नोटपैड में किसी ASCII नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्सा नंबर को ASCII में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है,
फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग के लिए किया जाता है। फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए होता है? तो फाइल प्रोटोकॉल क्या होता है? जैसे एफटीपी होता है, फाइल प्रोटोकॉल एफटीपी होता है, तो सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइल के स्थानांतरण के लिए होता है। एफटीपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके द्वारा फाइल को ट्रांसफर हम कर सकते हैं। 17वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषता की पहचान करें। तो क्या पहचान होती है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की? देखिएगा, फोटो एडिटिंग में एयर ब्रशिंग भी होती है, रेड आई रिमूवल भी होता है, क्रॉपिंग भी होती है, उपरोक्त सभी होती हैं, सभी इसकी विशेषताएं हैं। डी विकल्प सही है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखो दोस्तों, 16वें नंबर का प्रश्न क्या है? विच इज ए जेनरिक इनलाइन एलिमेंट। कौन सा जेनरिक इनलाइन एलिमेंट होता है? तो देखिएगा, कौन सा होता है? स्पैन होता है। स्पैन होता है एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट है जो इनहेरेंट फॉर्मेटिंग लागू नहीं करता। जैसे स्पैन है, स्पैन एक अपने आप में टैग है, स्पैन टैग है जो एक छोटे से एलिमेंट को दर्शाता है। आइए दोस्तों, 18वां हम देख लेते हैं, क्या है? फोटो फिल्टर टूल का प्रयोग किस लिए होता है? फोटो फिल्टर क्या है? कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफी विचार पर आधारित है? तो फोटो फिल्टर, फोटो फिल्टर से हम क्या कर सकते हैं? फिल्टर लगा के फोटो की क्वालिटी को, हम गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? HTML के लेबल टैग के बारे में क्या सही नहीं है? तो लेबल टैग के बारे में क्या सही नहीं है? देखिएगा, तो लेबल टैग क्या करता है? डिफाइन से लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट, सही है, लेबल डिफाइन कर लेता है। यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स, ये भी सही है। यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंजर, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सब क्या है? हमारे लेबल टैग के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखिएगा, तो लेवल टैग के बारे में हमारा ये ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी बात सही नहीं है। तो लेवल टैग क्या करता है? अगर आप देखेंगे तो लेवल टैग LABEL हमने लगाया, लेवल टैग से हम एक लेवल बना सकते हैं। जैसे लेवल बनाया, नेम, नेम, फिर हमने इसको लेवल टैग को बंद कर दिया तो एक लेवल बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? अलग अलग इसके बारे में गलत बातें दे रखी हैं, कोई भी बात इसमें सही नहीं है। भाई देखिएगा, लेवल टैग जो है, लेवल जैसे अगर हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में नेम लिखा होता है ना, नेम, और बार भरने के लिए टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और नेम क्या होता है? लेवल होता है। तो बताइए, इसका अंधे लोगों के लिए इसका क्या काम? तो ये सभी बातें गलत दे रखी हैं, ऑल ऑफ द सही बातें गलत हैं। 19वां होगा हमारा, 19 का डी होगा हमारा। आइए दोस्तों, 22वां हम देख लेते हैं। 22वां क्या प्रश्न क्या कहते हैं? 22वां, रेक्टेंगुलर मार्की टूल का उपयोग किया जाता है। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल का प्रयोग किस लिए होता है? मार्की टूल क्या करता है? इमेज के अंदर कुछ हिस्से चुनने के लिए। देखिए, ये टूल है, ऐसे ये टूल होता है, मार्की टूल होता है। तो इमेज के अंदर कुछ हिस्से चुनने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्टाइल शीट की बॉडी में शामिल है। तो स्टाइल शीट की बॉडी में क्या शामिल है, इसको हम देखेंगे। तो क्या शामिल है दोस्तों? स्टाइल रूल्स शामिल है। क्या होता है? स्टाइल रूल्स शामिल होते हैं। स्टाइल शीट की बॉडी में स्टाइल रूल्स शामिल होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। SGML का अर्थ है, तो SGML क्या होता है? SGML हमारा होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। याद रखना है, ये फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको SGML की। ठीक है दोस्तों, 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न हमारे सामने है, विच इज ए मेटा सर्च इंजन। तो कौन सा मेटा सर्च इंजन क्या होता है? ऐसा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टूल्स होता है जो सर्च इंजन के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। वो कौन सा होता है? वो होता है दोस्तों मेटा सर्च इंजन। क्या होता है वो? मेटा सर्च इंजन होता है जो सर्च इंजन के रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस करता है दोस्तों। मेटा सर्च इंजन का अगर एग्जांपल की हम बात करें, कौन सा होता है? मेटा सर्च इंजन, जैसे डक डक गो भी, डक डक गो, डक डक गो, ये भी एक मेटा सर्च इंजन है। ये क्या करता है? अपने रिजल्ट्स जो है सर्च इंजन को भेजता। मेटा सर्च इंजन का अपना डेटाबेस नहीं होता, ये अन्य सर्च इंजन से डेटा को सर्च करके यूजर को प्रदान करता है। ठीक है, डक डक गो एक मेटा सर्च इंजन होता है।
आइए दोस्तों, क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में नेगेटिव वैल्यू की अनुमति है? 24वां हमारा प्रश्न है, विच कौन पैडिंग प्रॉपर्टी में नेगेटिव वैल्यू की अनुमति है? तो नेगेटिव वैल्यू हम नहीं दे सकते, 0 दे सकते हैं। नहीं है तो नहीं है, 0 वैल्यू हम दे सकते हैं, फिर लेकिन नेगेटिव वैल्यू की अनुमति नहीं होती, स्पेस माइनस में नहीं हो सकता ना। चलिए 26वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? कौन सा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है जो नोट पैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है? तो देखिएगा कौन सा नहीं है नोट पैड प्लस प्लस में, MD6। तो देखिए MD6 क्या होता है, ये MD की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसेज डाइजेस्ट। क्या होती है? मैसेज डाइजेस्ट। ये एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम सिक्योरिटी में प्रयोग होता है। SHA क्या होता है? SHA होता है सिक्योर हैश एल्गोरिदम। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये अलग से इनसे दे दिया, वो MD6 नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों 25वां हम देख लेते हैं, क्या है 25वां प्रश्न? जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट पर ले जाता है तो सूडो क्लास एक्टिवेट हो जाता है। कौन सी सूडो क्लास? देखिए हुबर, हुबर एक प्रॉपर्टी होती है। हुबर कई बार जैसे माउस ले गए कहीं पर तो कलर चेंज हो गया, ले गए तो हाईलाइट हो गया, माउस जैसे कर्सर ले जाते हैं तो उसको होवर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे माउस ले गए तो होवर प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाती है, होवर प्रॉपर्टी। ये बात हम याद रखेंगे। अगला क्या है हमारा 27वां देख लेते हैं। 27वां प्रश्न क्या कहता है? व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की पहचान करें। देखिए फोटो एडिटिंग से क्या होता है, ब्रांड का निर्माण भी होगा, बेहतर बिक्री भी होगी, अच्छी डिजाइनिंग करोगे तो, मजबूत सोशल मीडिया रणनीति, ये सभी चीज होती है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो फोटो एडिटिंग अगर बढ़िया रखोगे सब चीजें बढ़िया होंगी। ठीक है, तो उपरोक्त का सभी होगा, डी इसमें हमारा आंसर होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? W3 डॉट टेबल में रेस्पॉन्सिव टेबलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो रेस्पॉन्सिव टेबल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिएगा क्या है, W3 टेबल क्लास एक रेस्पॉन्सिव टेबल बनाता है। ये कथन क्या है? सत्य नहीं है। ठीक है, तो W रेस्पॉन्सिव टेबल बनाता है, ये W3 डैश टेबल, ये W3 डैश जो टेबल क्लास है नॉर्मल टेबल बनाता है, रेस्पॉन्सिव टेबल बनाता है, ये कथन सत्य नहीं है। नॉर्मल टेबल बनाती है, ये रेस्पॉन्सिव नहीं बनाती। 30वां देख लेते हैं। 30वां प्रश्न क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स के बारे में क्या सच है? कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स के बारे में क्या सच है? तो देखिए दोस्तों क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग तब होता है जब स्टाइल्स को एक उपयोगकर्ता, एक लेखक या उपयोगकर्ता एजेंट द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या सच है? हमारा ए जो है, इसमें ए बात बिल्कुल सत्य है। ये आपको पढ़नी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा इन बातों का, पढ़ पढ़ के इस तरह क्वेश्चंस के। इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं? देखिए टोन, तो इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं? इमेज में टोन से ऐड करनी है, ये एडिटिंग, फोटो एडिटिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो टोन कैसे? जब रंग में थोड़ा ग्रे जोड़ा जाता है तो टोन बन जाती है इमेज में, थोड़ी और चमकदार आ जाती है और बढ़िया स्टाइल दिखता है इमेज में। तो जब रंग में थोड़ा ग्रे, थोड़ा जोड़ा जाता है, ग्रे रंग जोड़ा है तो वो टोन बन जाती है। W3.CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करें। तो बेसिक लिस्ट की पहचान कैसे करेंगे? बेसिक लिस्ट की पहचान करनी है जो लिस्ट के लिए हमारा यूज होता है। W3.CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करनी है तो W3.OL ऑर्डर लिस्ट के लिए हो गया, W3.सेंटर सेंटर के लिए हो गया, W3.बॉर्डर किसके लिए हो गया? बॉर्डर के लिए होगा। ठीक, तो ये बॉर्डर के लिए होगा। तो हमने इसमें क्या करना है,